हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके जीएस जीके नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव सही बने रहें। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि जीएस जीके के 100 प्लस क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय में आपको ये 100 से अधिक प्रश्नों की जानकारी हम देंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। मित्रों, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिन्हें हम आप शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1, कंदरिया महादेव के गर्भगृह में केवल राजा और उसके परिवार के लोग पुजारी एकत्रित होते हैं। यानी कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और उसका जो गर्भगृह है, मेन भाग जहाँ पे यानी देवी शक्तियों की स्थापना होती है, तो वहां पे सिर्फ राजा और उसके परिवार के लोग ही एकत्रित होते हैं। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर को मध्य प्रदेश में राजा और किस वंश द्वारा बनाया गया? तो चंदेल वंश। यहाँ पे जो राजा थे वो किस वंश से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 3, श्री ब्रह्मचर, मीनाक्षी, रामेश्वरम, कुमारी अम्मान, बृहदेश्वर, कपिलेश्वर, अरुणाचलेश्वर। अब अरुणाचलेश्वर का मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं, यहाँ पे अरुणाचलेश्वर नाम का जो मंदिर है और महाबलीपुरम का जो मंदिर है, एकम्बरेश्वर का मंदिर है, ये सारे मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यानी श्री ब्रह्मचर, मीनाक्षी, रामेश्वरम, कुमारी अम्मान, बृहदेश्वर, कपिलेश्वर, अरुणाचलेश्वर, महाबलीपुरम, एकम्बरेश्वर मंदिर जो है ना, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं कि करदांग मठ कहां पर स्थित है? तो आपका उत्तर एचपी में। यानी करदांग मठ जो है एचपी में है। और त्वांग मठ की बात करता है तो त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके अलावा अगर हेमिस मठ की बात करते हैं तो लद्दाख में है। और करदांग मठ लाहौल स्पीत, एचपी लाहौल स्पीत घाटी है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर स्थित है। अब ये कह रहा है कि करदांग मठ किस नदी के किनारे है? तो आपका उत्तर होगा भागा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं कि उड़ीसा और उसके आसपास के जिलों में मंदिर के ऊपर पत्थर जैसी एक चक या डिश होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा आमलक। यानी मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पर एक पत्थर की शिला रखी होती है, जिसको हम आमलक कहते हैं। ये एसएससी जीडी का बहुत चुनिंदा प्रश्न है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर मुख्यतः किस शैली पर आधारित है? तो आपका उत्तर होगा नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमिंदर साहिब पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अब यही कह सकता किस शहर में है? तो हरमिंदर साहब का जो यानी गुरुद्वारा है वो पंजाब अमृतसर में है। और पंजाब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पे जलियांवाला बाग है, जहां पर 13 अप्रैल 1919 को यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी हंसराज के यानी सुझाव के अनुसार। मतलब उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे मीटिंग चल रही है, जो कि यानी सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जेल से रिहा कराने के उद्देश्य से मीटिंग हुई थी। लेकिन हमारे देश के समय समय पे गद्दारों ने गद्दारी की। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हरमिंदर साहिब पंजाब के जो अमृतसर में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1604 में गुरु अर्जुन देव। और ये गुरु अर्जुन देव वही हैं जिनको यानी जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा असम। जो कि किस पहाड़ी पर है ऐसा भी पूछेगा तो आपका उत्तर होगा नीलांचल पहाड़ी। और यहाँ पर यानी एक मेला लगता है अंबुबाची। तो कामाख्या में अंबुबाची का मेला लगता है। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। तो अगर आपसे कहता है कि पूर्व का महाकुंभ कौन है, तो अंबुबाची मेला असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। तो 7 मीटर की जो मूर्ति सदाशिव की है, यानी वो किस गुफा में है? तो आपका उत्तर होगा एलिफेंटा गुफा में। अब ये कहते कि एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है, तब आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, चोखा मेला। चोखा मेला नाम के ये मेला नहीं है, ये चोखा मेला एक संत है
जो कि महाराष्ट्र से हैं, और दूसरे संत हैं जो दादू दयाल, उनका संबंध गुजरात से है। तो चोखा मेला का संबंध महाराष्ट्र से और दादू दयाल का संबंध गुजरात से है। एसएससी जीडी में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर कह रहा है कि गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में स्थित है। तो पुरी उड़ीसा का एक शहर है पुरी, जहां पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी निकलती है और वहीं पर गोवर्धन का मठ भी है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू, और ये माउंट आबू पड़ता है राजस्थान में स्थित है। अब दूसरी बात बताएं कि माउंट आबू जो राजस्थान में वो अरावली पहाड़ी पर स्थित है, और अरावली की पहाड़ी जो है वो भारत के सबसे प्राचीन पर्वत है, बलित पर्वत है, इंग्लिश में इसको रेजिड्यूल्स बोलते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, जो कि गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली का जो संसद भवन है वो रायसीना हिल पर है, जो कि अरावली की एक श्रृंखला है। दूसरी अगर बात करें तो गोरान घाट का दर्रा जो है वो भी आपका माउंट आबू के निकट है, गोरान घाट दर्रा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी के अरावली से बनास नदी निकलती है और एक नदी लूनी निकलती है। तो लूनी और बनास का जो उद्गम स्थल है वो अरावली पर्वत है, और लूनी नदी राजस्थान के थार क्षेत्र में बहती है और प्लाया का निर्माण करती है, बड़ी खारी पानी यानी खारी झील नदी है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। लीठड़ी, लीलड़ी, सूखड़ी ये नदियां जो हैं लूनी की सहायक नदियां हैं, और लूनी नदी के किनारे अजमेर स्थित है। बनास नदी चंबल की सहायक है और चंबल यमुना की सहायक है, और यमुना गंगा की सहायक है, ऐसा भी पूछा जाता है। और चंबल नदी इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है और सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, लेकिन किस राज्य में है? तब आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। और ये सौर मंदिर महाबलीपुरम, और यहाँ पर यानी जो लहरें हैं समुद्र की उसकी वजह से काफी शोर टाइप का रहता है, इसलिए इसका नाम सौर मंदिर पड़ा। आप कह रहा है कि दशावतार मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा ललितपुर, और ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि दशावतार मंदिर जो ललितपुर में स्थित है वो किस शैली पर आधारित है? तो ये पंचायतन शैली, और पंचायतन शैली का तात्पर्य होता है 4 छोटे छोटे मंदिर जो कि किनारों पे होंगे और एक बीच में बड़ा मंदिर होता है, और इस प्रकार की शैली को बोलते हैं पंचायतन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हेमिस मठ कहां पर स्थित है? तो मैं पहले ही बता चुका था कि हेमिस मठ आपका लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुपुर जो कि टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सा मंदिर? टेराकोटा मंदिर। अब ये है कहां पर? तो आपका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में टेराकोटा मंदिर स्थित है। एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, यानी स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो आपका है वो दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिल लिखा हुआ है, गलत है, यहाँ पे बाइले कुंजे मठ जो है ये नाम ड्रोलिंग कर्नाटक में स्थित है, यानी कर्नाटक में नाम ड्रोलिंग नाम के स्थान पर बाइला कुंजे या बिल कुंजे मठ है, और इसे कर्नाटक का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। तो इसे कर्नाटक का स्वर्ण मंदिर, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कर्नाटक का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर बिल कुंजे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोडोंग मठ कहां पर स्थित है? तो फोडोंग मठ सिक्किम में स्थित है, ऐसा भी पूछा जाता है। आप कह रहा है कि आर्किड क्या है? तो आर्किड एक अधिपादप है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इपीफाइटस। और आर्किड पौधे वो पौधे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे पर उगते हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं वायुमंडलीय आर्द्रता को ऑब्जॉर्व करके अपना जीवन यापन करती हैं। ठीक है। और आर्किड एक औषधीय पौधा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आर्किड सबसे ज्यादा सिक्किम में उत्पादित किए जाते हैं और कई जगह पे आसानी से देखने को मिलते हैं। शेख
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अजमेर। क्लियर है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। यहीं पर कई मुस्लिम मजारें हैं जो कि बहुत बार पूछी गई हैं, जैसे सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? तो सैयद सालार मसूद गाजी जो कि महमूद गजनवी के भतीजे थे, इनकी दरगाह बहराइच में है। और बारिश अली शाह की दरगाह वो बाराबंकी में है, जहाँ पे देवा मेला लगता है। और शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में है। और इनका जो मजार है वो अकबर द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि अकबर की अकबर को जो सलीम यानी शेख सलीम की कह सकते हैं कि आशीर्वाद से जहांगीर की प्राप्ति हुई थी, तो उसी की याद में उन्होंने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यानी अजमेर में नहीं, सॉरी, फतेहपुर सीकरी में बनवाया है। ऐसा भी प्रश्न पूछेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कदम रसूल मस्जिद गौर मालदा पश्चिम बंगाल में है। तो ये कदम रसूल जो मस्जिद है ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ऐसा पूछेगा। 1530 में मोहम्मद नसरुद्दीन शाह ने यानी कदम रसूल मस्जिद को बनवाया था। और ऐसा बताया जाता है कि इस मस्जिद जहां पर बनी हुई है वहां पे पैगंबर मोहम्मद साहब के पैरों के निशान हैं, यानी कभी पैगंबर मोहम्मद साहब उस स्थान पर आए होंगे जहां पे उनके पद चिन्ह हैं, और उसी जगह पे कदम रसूल मस्जिद का निर्माण नुसरत शाह द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित मंदिर सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल। तो केरल में सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला मंदिर में यानी महिलाओं को जाने से रोका जाता था, क्योंकि जो कि संवैधानिक तौर पे एक गैर कानूनी है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में हमें ये यानी छूट है, ये हमें एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है कि हम यानी किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म के आधार पर यानी कहीं पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो कि सबरीमाला मंदिर में इस प्रकार के यानी विचारधाराएं थी। भारत में कई ऐसे मंदिर है जहाँ पे महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जाता है। हालांकि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय रही है, तो उसको लेकर ये चर्चा चलती रहती है, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार अब सबरीमाला मंदिर में यानी महिलाएं जा सकती हैं, लेकिन कुछ नियमों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अलवर संतों में एकमात्र महिला अलवर संत जो थी उसका नाम था देवी भूदेवी, जो कि मानव अवतार भारत के दक्षिण भाग से संबंधित है। तो ये पूछ सकता है कि देवी भूदेवी का जो संबंध है वो भारत के किस भाग से है? तो भारत के दक्षिण भाग से है, और ये 12 अलवर संतों में से एकमात्र महिला अलवर संत थी। क्लियर है? नेक्स्ट, करतारपुर साहिब कॉरिडोर किस नदी पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रावी नदी, जो कि कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर है, और पाकिस्तान में गुरु नानक जी का जन्म भी हुआ था तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में है। ऐसा भी पूछता है। अब ये कह रहा है कि गुरु नानक साहिब की जन्मभूमि को पहले राय भोदोई यानी पहले क्या कहते थे? राय भोदोई, यानी जो कि तलवंडी में है, लेकिन वर्तमान में उसे हम किस नाम से जानते हैं? ननकाना साहिब। तो ननकाना साहब ही पहले का राय भोई दी नाम था, जहां पे गुरु नानक का जन्म हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं कि तमिलनाडु का जो कपाली मंदिर है वो किस दैवी शक्ति को समर्पित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भगवान शिव को। यानी तमिलनाडु का, अब यही कह सकता है कि कपाली मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर बनाए गए। तो एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, तो उसमें एक चट्टान को काटकर कौन सा मंदिर बनाया गया? कैलाश मंदिर। बात करते हैं कि सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। और सोमनाथ मंदिर ये वही मंदिर है जिस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था, बड़ी अपार संपदा को लूटकर यानी ले गया था, लेकिन उसकी आगरा के निकट भैरव घाट के पास
60% से ज्यादा संपदा को जाटों ने छीन लिया था। ठीक है, और महमूद गजनवी वो शासक था, यानी लुटेरा शासक क्या, जो भारत में सिर्फ संपत्ति को लूटने के उद्देश्य से आया था, ना कि उसका उद्देश्य यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महिषासुर मर्दानी मंदिर किस राज्य में है। तो महिषासुर मर्दानी मंदिर जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। पीकॉक आइलैंड मंदिर को किस नाम से जानते हैं। तो इसको उमानंद मंदिर, यानी पीकॉक आइलैंड मंदिर को उमानंद मंदिर कहते हैं, जो कि हम यानी अहोम राजा, यहाँ पे अहोम होना चाहिए, हम नहीं, अहोम राजा गदाधर गदाधर सिंह ने 1964 में असम में बनवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे है। तो आपका उत्तर होगा गोमती नदी के किनारे और गुजरात में। और एक गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है, नहीं तो उत्तर प्रदेश आप लगा दें तो, लेकिन वो नहीं है। द्वारिकाधीश मंदिर जो है आपका गोमती नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम कहाँ पर स्थित है। तो धूम जो है ये एक रेलवे स्टेशन है जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में क्या है, धूम। अब ये धूम 3 फिल्म नहीं है, स्टेशन है जो कि हिल स्टेशन है। पश्चिमी दीवार का संबंध किस धर्म से है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहूदी, जो कि जेरूशलम में है, और जेरूशलम को एक बड़े पवित्र भूमि माना जाता है। ठीक है, और यहूदियों का देश इजराइल है, और यहूदी भारत में भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, यानी उनको भी संरक्षण है, और भारत लगभग सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथपुरी में नव कलेवर का एक क्या है, एक अनुष्ठान है, यानी जो जगन्नाथपुरी में नव कलेवर है तो वो एक प्रकार का अनुष्ठान है जो कि मंदिरों में अक्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की पेंटिंग और मूर्तियां किन कथाओं का वर्णन करती हैं। तो ये जातक कथाओं का है, तो इसमें विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र कहानी है उसको भी दर्शाया गया है, और अजंता की पेंटिंग में बहुत सारी मूर्तियों को दर्शाया गया है, बहुत सारी गुफाओं में पेंटिंग की गई है जो कि जातक कथाओं का वर्णन करती है। आप कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोमटेक मठ किस राज्य में स्थित है। तो रोमटेक मठ आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा राजरानी मंदिर और बिरजा मंदिर, समलेश्वरी मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। कर्नाटक का विठल मंदिर जो कि है हम्पी में है, लेकिन किस नदी के किनारे है। तो आपका उत्तर हो जाएगा तुंगभद्र, नहीं तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा मंदिर है, कर्नाटक का विठल मंदिर, यानी हम्पी। आप कह रहा है कि तमिलनाडु का चारूपालम, ये चारूपालम राज्य जो है राजेश्वर मंदिर, यानी चारूपालम में राजेश्वर मंदिर जो है ये दोनों एक दूसरे के समीप हैं। तमिलनाडु में चारूपालम मंदिर और राजेश्वर मंदिर दोनों तमिलनाडु के हैं और बहुत पास पास पाए जाते हैं। आप कह रहा है कि ज्ञान ज्ञान सरस्वती मंदिर किस नदी के किनारे है। तो ज्ञान सरस्वती मंदिर जो है गोदावरी नदी के किनारे है, और किस राज्य में है, तेलंगाना में। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। और ज्ञान सरस्वती मंदिर किस नदी के किनारे है। तो आपका उत्तर होगा गोदावरी। अब बात करते हैं कि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर है, और गोदावरी नदी महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, और इसी किनारे नासिक स्थित है। नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है, और इसी के किनारे गुंटूर स्थित है, और साथ ही साथ एक शहर और बहुत महत्वपूर्ण है, राजामुंदरी, इसी नदी के किनारे है, और पोचम पांत एक बांध है जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, ब्रैद गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरभद्र वाले जो पक्षी मंदिर हैं लटकते हुए स्तंभों पर स्थित है। तो ये जो पक्षी मंदिर बने हुए हैं ये लटकते हुए स्तंभ, यानी इसके खंभे ऐसे लगते हैं जैसे लटक रहे हैं।
तो वीरभद्र वाले पश्चिम मंदिर कैसे हैं? लटकते हुए स्तंभों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड वासी कोपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने सूर्य केंद्रिकी या होलोसेंट्रिक सिद्धांत दिया। और सूर्य केंद्रिकी का मतलब ये है कि सूर्य जो है केंद्र में स्थित है, बाकी ग्रह सारे परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन 2006 में नासा के द्वारा पुष्टि की गई कि जो प्लेटो है वो सूर्य की केंद्र यानी सूर्य की जो परिक्रमा है नहीं कर रहा है, वो बाहर निकल रहा है और उसे बौना ग्रह घोषित कर दिया और ग्रह की लिस्ट से उसको हटा दिया। इस प्रकार से वर्तमान में 9 की जगह पर 8 ग्रह ही हैं। ठीक है। आप कह रहा है कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेसोलियस, तो इनको क्या कहा जाता है? तो आधुनिक मानव शरीर का पिता। तो बेसोलियस को आधुनिक मानव का पिता कहा जाता है। बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो राफेल, ये दोनों के दोनों चित्रकार हैं और जो कि इटली के कलाकार हैं। इनका संबंध इटली से है। और लियोनार्डो दा विंची को फादर ऑफ प्लेंटियोलॉजी यानी जीवाश्मिकी का पिता कहते हैं। ठीक है। और मोनालिसा का इन्होंने चित्र बनाया था, लियोनार्डो दा विंची ने। बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन, यानी सर आइजैक न्यूटन। क्लियर है। विलियम हार्वे ने रक्त प्रसंचरण की खोज की थी। तो रक्त प्रसंचरण की खोज किसने की है? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट, गैलीलियो ने कौन सी खोजें की हैं? तो गैलीलियो ने थर्मामीटर और हाइड्रोस्टैटिक की खोज की है। ठीक है। थर्मामीटर जो कि तापमान का सूचक है, यानी तापमान बताता है, और थर्मामीटर में पारा भरते हैं और जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पे पारा की जगह पर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन केपलर ने ग्रह संबंधित परिकल्पना प्रस्तुत की, यानी केपलर का जो सिद्धांत है वो ग्रह सिद्धांत है, यानी ग्रह जो है एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा केपलर ने बताया था। और ग्रहों के गति संबंधित भी सिद्धांत केपलर ने ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इरेटा स्थनीज। यहाँ पे इरेटा होगा, ता नहीं टा। तो इरेटा स्थनीज के द्वारा भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी किसने दी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा यानी महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी, यानी महाद्वीप जो है एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, ऐसा सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। जबकि बिग बैंग थ्योरी ये जॉर्ज लेमेंतेर की है। ये ब्रह्मांड की यानी ब्रह्मांड का जो विस्फोट थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर है, ये यानी जॉर्ज लेमेंतेर का है। आप कह रहा है कि चांगथांग वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो चांगथांग लद्दाख में स्थित है और इसे नाइट स्काई सेंचुरी भी कहा जाता है। तो यही कह सकता है कि नाइट स्काई सेंचुरी किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर लद्दाख हो जाएगा। तो लद्दाख में जो चांगथांग वन्य अभ्यारण्य है, तो चांगथांग वन्य अभ्यारण्य को नाइट स्काई सेंचुरी कहते हैं, जो कि लद्दाख में स्थित है। क्लियर है। आप कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। और 11 जुलाई को मनाने का एकमात्र कारण है, यूगोस्लोवाकिया में 5 अरबवा बच्चा पैदा हुआ था 11 जुलाई को, और इसीलिए यानी मनाने लगे 11 जुलाई। दूसरी बात बता दें कि भारत में यानी 1 अरबवा बच्चा जब यानी 100 करोड़ में जब एक बच्चा कम था, वो जो बच्चा पैदा हुआ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया था आस्था। तो भारत में जब 1 अरब जनसंख्या हुई थी तो वो अंतिम जो बच्चा था 1 अरब में, उसका नाम आस्था रखा गया था। तो सफदरजंग यानी एक रेलवे स्टेशन भी है और एक अस्पताल है जो कि दिल्ली में है, वहीं पर पैदा हुआ था, तो उसका नाम रखा गया था आस्था। भारत का पहला डुगोंग अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया? तो ये मन्नार की खाड़ी में बनाया गया, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और डुगोंग को समुद्री गाय कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि समुद्र की गाय किसे कहते हैं? तो डुगोंग को।
जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज किस जिले में हुई? तो वो जिला आपका रियासी है। और लिथियम की खोज एक बहुत बड़ी खोज है जिसका उपयोग शुष्क बैटरियों में बड़ा किया जाता है और कहीं ना कहीं हम इस मामले में आत्मनिर्भर होंगे। ठीक है। नीलगिरी ताहार दिवस कब मनाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर ये जो जानवर पाया जाता है तो इसका दिवस जो है 7 अक्टूबर को। और जबकि गंगा की डॉल्फिन डे यानी जो डॉल्फिन डे है वो 5 अक्टूबर को बहुत महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय डॉल्फिन डे। रही बात अगर चर्चा करें कि डॉल्फिन क्या है, तो डॉल्फिन एक स्तनधारी प्राणी है जो कि गंगा नदी में बहुतायत देखने को मिलता है। और अगर बीओडी बढ़ जाती है गंगा के पानी में या किसी भी नदी के पानी में तो डॉल्फिन अपने स्थान को छोड़ के चली जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गंगेटिका है। और डॉल्फिन का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो पटना में बनाया गया है, गंगा नदी में, पटना में। तो गंगा का और ये बड़ी बुद्धिजीवी प्राणी है, यानी किसी भी डूबते हुए इंसान को बचा सकती है, ऐसी कैपेसिटी डॉल्फिन में होती है। और पराश्रव्य को ध्वनि को सुनने में सक्षम भी है और यही कारण है कि ये अनुमान लगा लेती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अनाईमुडी है। अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर, यानी सॉरी केरला के अंदर। और इसकी लंबाई कितनी है? 2695 मीटर। अब बात करते हैं कि मैग्रो वन इकोटोन या संक्रामिका को दर्शाते हैं। यानी मैग्रो जो वन होते हैं ये इकोटोन या संक्रामिका को दर्शाते हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि समुद्र तथा स्थल के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। तो ये किसके बीच का संक्रमण क्षेत्र है? समुद्र और स्थल। अब बात करते हैं कि वहां पे दलदली क्षेत्र होता है, समुद्र भी पास में लगा होता है, तो दोनों के बीच में वनस्पतियां उगती हैं और उनमें यानी एक संबंध बनता है जिसको हम संक्रामिका या इकोटोन कहते हैं। तो कभी भी कह दे कि मैग्रोवन क्या है तो ये इकोटोन है। और ये क्यों इकोटोन है? क्योंकि समुद्र और स्थल के बीच का ये संक्रमण क्षेत्र है। तो दोनों जब दो संक्रमण क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। और मैग्रोवन सबसे ज्यादा यानी जो है गुजरात में पाए जाते हैं और सुंदरबन के डेल्टा में भी मैग्रोवन देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ समुद्र के किनारे काफी मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी बात करें कि ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ग्रैंड सैंडी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी चौथी पंचवर्षीय योजना में और उन्होंने मुद्दा बना दिया था पर्यावरण को विकास का। और वो चौथी पंचवर्षीय योजना बनाया था तो उसी समय इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस अधिनियम को पारित करवाया गया, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यानी कहीं ना कहीं हम वन में रहने वाले सभी प्राणियों को संरक्षण प्रदान करेंगे। तो ये कई बार भी ये पूछा गया है। तो ये आपका 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता विरोधी का यानी विरोधी नहीं, यहाँ पे जैव विविधता ये गलत है। तो जैव विविधता विलुप्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आवास। तो प्राकृतिक आवास का विनाश। देखिए सबसे ज्यादा जैव विविधता विलुप्त होने का एकमात्र कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश। जब प्राकृतिक आवास नष्ट कर दिए जाएंगे तो साफ जाहिर है कि उसमें रहने वाले प्राणियों को आवास नहीं मिलेगा और वो किसी न किसी के शिकार हो जाएंगे और यही कारण है कि जैव विविधता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती पर आने वाले प्रकाश का मात्र 0.1%, यानी धरती पर जितना भी प्रकाश आता है उसका 0.1% ही प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। यानी पौधे मात्र 0.1% प्रकाश का ही उपयोग करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस क्रिया में, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल। यहाँ पे नरेश हैकल नहीं है, माफ करना, अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि 1935 में एजी टॉन्सले द्वारा इकोसिस्टम का प्रयोग किया गया। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, इकोसिस्टम एजी टॉन्सले। कह रहा है कि समुद्री तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2, यानी 1013
13.2 मिली बार होता है, यानी वायुमंडल का दाब। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा वायुमंडल को नीचे की ओर गर्म करती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। यानी दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा वायुमंडल को नीचे की ओर गर्म करती है, तो इसे क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय पर मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? तो समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन परत स्थित है, जो कि सूर्य की आने वाली हानिकारक यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। चट्टान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो टू जो विल्सन। तो टू जो नहीं है, माफ करना, टू जो विल्सन ने किया। रिंग ऑफ फायर कहां पर स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर में स्थित है, और यहाँ पे बड़ी मात्रा में भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी घटनाएं भी घटित होती हैं, जो कि प्रशांत महासागर में। रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन है, यानी मिट्टी का अध्ययन जो होता है पेडोलॉजी होता है। और मृदा की जो अनुप्रस्थ काट करके हम अध्ययन करते हैं वो कहलाता है मृदा परिच्छेदिका। और मृदा परिच्छेदिका की जो घटना है उसमें जो डी स्तर होता है वहां पे कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती है। तो मृदा परिच्छेदिका में जो जैविक क्रियाएं दर्शाई जाती हैं पौधे की, वो सी परत तक ही होता है। कोपेन ने वनस्पति तथा जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और जलवायु का वर्गीकरण किया। तो यहाँ पे प्रश्न ये बनेगा कि कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया वो किसके आधार पर किया? तो वनस्पति तथा जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंध को देखते हुए कोपेन ने क्या किया था? जलवायु का वर्गीकरण किया। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया या बिग बैंग थ्योरी किसने दी? जब आपका उत्तर जाएगा जॉर्ज लेमेंतेयर। यहाँ पे लेमन मिस्टेक है, लेमेंतेयर है। तो जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा यानी महाविस्फोट सिद्धांत दिया गया, जो कि बिग बैंग थ्योरी। यूरेनियम का भी नया समस्थानिक खोजा गया है, तो जिसका नाम क्या है? तो 241। यूरेनियम 241 जो है ये यूरेनियम का एक नया समस्थानिक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर में आया, जिसका नाम बिपरजॉय किसने दिया था? तो बांग्लादेश ने दिया। ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मांग देहू जल विद्युत परियोजना भारत तथा भूटान के बीच है, तो मांग देहू जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत तथा भूटान के बीच स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत परियोजना चंबा जिला देवघर नाला एचपी, यानी एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश है। तो चंबा जिले में देवघर नाला पड़ता है, तो वहां पे एक जल विद्युत परियोजना चलती है चंबा। ठीक है, तो चंबा जिला भी है हिमाचल प्रदेश का। आर्किड एक एपिफाइटस पौधा है और ये अधिपादप है, ऐसा भी पूछा जाता है। अब कह रहा है कि मानव गुर्दे में पथरी बनने का मुख्य कारण क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। तो मानव गुर्दे में जो पथरी का कारण है वो कैल्शियम ऑक्सलेट है। एल्यूमिनियम पृष्ठ तथा एडोनीकृत होता है। तो एल्युमिनियम क्या करता है कि वायुमंडल से क्रिया करके अपनी खुद की ऑक्साइड बना लेता है परत, जिसको यानी एडोनीकृत कहते हैं। और ये प्रक्रिया कहलाती है एनोडाइजिंग। यानी जब एल्युमिनियम ऑक्साइड से क्रिया करके परत बनाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो एनोडाइजिंग। ऐसा भी पूछा जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की है? तो 1985 में डॉक्टर एलेक्स जेफरे ने की थी। तो यह हम कह सकते हैं एलेक्स जेफरे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब से खोज में आई तब से क्राइम काफी हद तक कम हुआ है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का डीएनए एक जैसा नहीं होता है और डीएनए की पहचान आसानी से हो जाती है, जिससे क्रिमिनल पकड़ जाता है। कपास को कीटरोधी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जीवाणु का प्रयोग करते हैं, और इस जीवाणु का नाम है बीटी, बैसिलस थ्योरेंजेसिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक, तो उसका उत्तर है नील हरित शैवाल। तो जिस खेत में नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं या BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, उस खेत में धान की फसल का पैदावार बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में कौन सा भाग दान करते हैं? तो नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। तो आंख में हाइओपिया, मायोपिया और एक यानी रोग होता है जिसको लोग बोलते हैं गांव की भाषा में जरियाना, क्योंकि उसमें ना तो पास का दिखता है ना ही दूर का दिखता है। ठीक है, और यानी दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों का संबंध आंख से है, जिनकी अंग्रेजी हाइओपिया और मायोपिया कहा जाता है। और प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है, बनता उल्टा है लेकिन दिखता सीधा है। तो और दान करने में हम कार्निया का दान करते हैं, ना कि पूरी आंख। अब कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, यानी केंद्रक पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो नाभिक में भी केंद्रक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी केंद्रक होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टाइलिन होता है, लार में टाइलिन, और दूध में लैक्टिक एसिड होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि लार एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे पाचन तंत्र में, और इसमें पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम है वो मंड को माल्टोज में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में इस समय राजस्थान नंबर 1 पे हो गया है और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे हो गया है, इसी 2023 की डाटा के अनुसार। ठीक है, और दुधारू गायों का जो घनत्व है सबसे ज्यादा विश्व में न्यूजीलैंड के अंदर है, और दूध से जो बनी हुई एडाम पनीर है वो नीदरलैंड की बहुत फेमस पनीर है। और भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी जो है जमुनापारी बकरी है, इसीलिए इसको गरीबों की गाय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि को बोतलों में भरा जाता है और नमी अवशोषित के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिलिका जेल का। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बोतलों के अंदर एक चांदी जैसी एक परत लगी होती है, तो उसका इस्तेमाल यानी ढक्कन जहाँ पे बॉटल लगी होती है, यानी ढक्कन जो होती है वहां पर भी एक जेली टाइप की संरचना बनी होती है जिसका नाम है सिलिका जेल। तो ये नमी को ऑब्जर्व कर लेती है और दवा को खराब होने से बचाती है। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सर जॉन व्हीलर। और सर जॉन व्हीलर है जिन्होंने ब्लैक होल, तो ब्लैक होल एक ऐसा स्थल है जहाँ पे घनत्व इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश वहां से गुजर नहीं पाता है और पूरा का पूरा काला दिखता है, इसीलिए उसको ब्लैक होल कहते हैं। रही बात प्रतिजन कैसे पदार्थ हैं, तो प्रतिजन वह पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षी को, यानी प्रतिजन का काम होता है एंटीबॉडीज को उत्तेजित करना ताकि आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़े। परमाणु में कक्षा का भरने का क्रम हाफ भाव नहीं है, माफ करना, हाफ हाउ नहीं है, हाफ बाउ। तो हाफ बाउ का सिद्धांत जो है केमिस्ट्री में आपने हाई स्कूल में और इंटर में जरूर देखा होगा कि जिसमें SPDF 4 यानी क्लास कक्षा होते हैं और सभी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 2 8 8 18 18 32, ठीक है, कभी भी D4 D9 नहीं भरा जाता है। तो ये सिद्धांत, और एक और SPDF, ठीक है, तो ये उसी सिद्धांत पर भरे जाते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, और पारसिक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। कीट बच्ची पौधे सुपोषी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कीटों का भक्षण करते हैं, क्यों? नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए। यानी कीट बच्ची पौधे जो होते हैं वो सुपोषी होते हैं, सिर्फ ये कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं ताकि इन्हें नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सके। और कीट बच्ची पौधे सदैव ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ,
और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बहुत बड़ी कहानी है कि यहाँ पर 2 लोगों की गिरफ्तारी इससे पहले हो चुकी थी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक। और इनको छुड़ाने के लिए यानी अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे एक सभा होती है। हालांकि सभा को ये जानकारी नहीं थी कि अंग्रेजों ने कानून बना दिया है कि आप एक जगह नहीं एकत्र होंगे, यानी मार्शल लॉ लगा दिया था, जिसकी जानकारी अमृतपुर के जो वासी थे उनको नहीं थी। और सब लोगों ने जाके जलियांवाला बाग में सभा की और अपने लोहड़ी त्योहार को भी मनाया। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति ऐसे थे जो कि भारतीय थे, जिनका नाम था यानी हंसराज। लाला हंसराज ने अंग्रेज जनरल डायर को सूचना दे दी कि जलियांवाला बाग में सभा चल रही है जो कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस प्रकार से पूरी तरीके से यानी बड़ी मात्रा में सारे लोग जलियांवाला बाग में अंग्रेज यानी जनरल डायर ने गिरवा लिया और अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। दूसरी बात अगर हम करें तो उसी में एक नौजवान ऊधम सिंह थे और ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मारने का प्रण किया और इस प्रकार से 1940 में जनरल डायर को उसी के घर में यानी उसी के सभा में उसी के सम्मान समारोह में यानी गोलियों से भून दिया। ऐसे ऊधम सिंह को भी सलाम करते हैं। ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई और वो देश के यानी ऐसे वीर कह सकते हैं जिन्होंने इतनी कठिन प्रण कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि जनरल डायर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और सिर्फ जनरल डायर को मार के अपना बदला पूरा किया। और उन जलियांवाला बाग में शहीद तमाम यानी शहादतों को उन्होंने कुछ ना कुछ राहत जरूर दी। हमारे देश को बड़ा ये सुन के बड़ा हमें खुद गौरव महसूस होता है कि ऊधम सिंह जैसा यानी सेनानी होना चाहिए। हर किसी के अंदर जज्बा होना चाहिए कि दुश्मन को दुश्मन के घर में जाकर ठोका। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने और कार्यकारिणी परिषद से जो त्याग पत्र दे दिया था शंकरन नायर ने, तो शंकर नायर ने भी उपाधि को त्याग दिया था। कोका आंदोलन की नई जो नीति थी वो 1840 में भगत जवाहर मल ने पंजाब में की थी। तो कोका आंदोलन कहाँ चला था तो 1840 में यानी भगत जवाहर मल द्वारा पंजाब में चलाया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो महादेव गोविंद रानाडे थे। 1857 की क्रांतिकारी का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है तो रामचंद्र पांडुरंग या तात्या टोपे, और ये वही तात्या टोपे जिनका संबंध ग्वालियर से है। लेकिन इन्होंने यानी कानपुर में जो बिठूर है, बिठूर में जो नाना साहब थे तो नाना साहब के चीफ इन कमांडर थे, और इसके साथ साथ इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक जो हैं लॉर्ड मैकाले हैं। और ये फिल्ट्रेशन थ्योरी है कौन, मतलब क्या है फिल्ट्रेशन थ्योरी, तो इसका एकमात्र सिद्धांत था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए। यानी अंग्रेज एक पॉलिसी लेकर आए लॉर्ड मैकाले कि शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को दी जाए, यानी निम्न वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा जाए। ये पॉलिसी यानी लॉर्ड मैकाले लेकर आए, जिसको फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। यानी ये कह रहा है क्वेश्चन कि जब सत्याग्रह चला था नमक सत्याग्रह यानी 1930 में, तो उस समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। तो उनकी जगह पे नेतृत्व किसने किया था तो उनकी जगह नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी। तो यानी अब्बास तैयब जी जो थे, इन्होंने नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए तो उनका नेतृत्व किया था ताकि आंदोलन लगातार चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 ऑफ इंडिया के लेखक कौन है तो 22 ऑफ इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, यानी जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था तो वो कौन थे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और इन्होंने
जो यानी अध्यक्षता की थी वो मद्रास में की थी 1857 के कांग्रेस अधिवेशन की। अब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो 1907। तो ये सूरत में अधिवेशन हुआ था और इसमें गर्म दल और नरम दल दो भागों में यानी कांग्रेस टूट गया। और गर्म दल में लालपाल बाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और यानी बिपिन चंद्र पाल। तो तीन लोग गर्म दल के नेता थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। तो ये बहुत बार मित्रों पूछा गया है कि यानी कांग्रेस पर कहा कि ये प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति कर रही है, तो बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक वो हैं जिन्होंने स्वराज बिल के माध्यम से संविधान की मांग की, और यानी शिवाजी उत्सव इन्होंने चलाया। और दूसरी बात आपको बताएं कि गणेश उत्सव भी इन्होंने चलाया। और जो असहयोग आंदोलन है इन्होंने शुरू करवाया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इनकी 1920 में मृत्यु हो गई। और बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को जो है मौलाना शौकत अली और गांधी जी ने यानी अर्थी को कांधा दिया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र में। तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था, और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव के बाद चला था, जिसके प्रेरणा थे विनायक नरिहर भावे यानी विनोबा भावे। तो विनोबा भावे पहले, ये ध्यान रखना बंधुओं, विनोबा भावे पहले, नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे यानी इसके सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र। मगध का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ, तो महापद्म नंद। तो महापद्म नंद और बाद में जो हुआ वो घनानंद हुआ। महापद्म नंद बहुत संपदा इसके पास थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया था महापद्म नंद। रही बात घनानंद, घनानंद मगध का अंतिम शासक है जिसकी मृत्यु हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की नीति के अनुसार की और मौर्य वंश की स्थापना की। अब बात करते हैं कि मत्त विलास प्रश्न का लेखक कौन है, तो महेंद्र वर्मन, जो कि शिव के उपासक हैं यानी शिव की पूजा करते थे। आजात अजात शस्त्र, यहाँ पे आजाद नहीं है, अजात शस्त्र ने अपने पिता बिंबसार की हत्या की। पांड्य, पांड जो थी चोल चेर पांड, तो उसी में जो पांड जो साम्राज्य था उसकी जीवन रेखा का नाम था वेगी नदी। यानी हर नदी कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है। तो पांड में बेगी नदी थी, तो बेगी नदी को पांड की जीवन रेखा कहा गया। मिलिंद पन्हो एक यानी पाल ग्रंथ है जिसमें राजा मिनांडर तथा नागसेन का संबंध है। तो मिलिंद पन्हो, तो यहाँ पे मिलिंद पांडव नहीं है, मिलिंद पन्हो है जिसमें राजा मिनांडर और नागसेन का संबंध है, ठीक है। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, वल्लभाचार्य हैं, जबकि विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं, ऐसा भी पूछा जाता है। तो ये विशिष्ट के हैं और शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य है, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण 1669 में 59 में किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने। और 1654 में मोती मस्जिद आगरा में भी औरंगजेब ने ही बनवाई थी। औरंगजेब ने 1678 में बीबी का मकबरा यानी रबिया उद दुर्रानी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगजेब ने बनवाया था। तो दिल्ली की मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और औरंगाबाद का ताजमहल, काला ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल और बीबी का मकबरा तो औरंगजेब द्वारा बनाया गया। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा, जो कि बदायूनी, नकीब खां और अबुल फजल द्वारा किया गया। तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, रजमनामा। तो इसका जो अनुवाद किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने, नकीब खां और अबुल फजल ने किया था। बीज गणित के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान भास्कराचार्य ने दिया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भास्कराचार्य। तो बीज गणित में जो योगदान दिया है।
सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल शासक कौन था? तो औरंगजेब ने 33% और शाहजहां ने 24.7 और अकबर ने 22% हिंदुओं को संरक्षण दिया। जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो ये सारे शहर जौनपुर, फिरोजाबाद किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? यानी निजामुद्दीन औलिया जो थे बाबा फरीद के शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम था बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों को देखा और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया गुरु थे अमीर खुसरो के, और अमीर खुसरो को यानी भारत का खड़ी बोली का जनक यानी तूतीय हिंद, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया ने कितने शासकों को देखा था शासन? 7। शेरशाह सूरी ने तांबे के तथा दाम और चांदी के रुपया चलाए थे, तो उनका जो अनुपात था तो यानी तांबे के 64 रुपए बराबर 1 चांदी के रुपया के थे। तो अनुपात 64:1, ठीक है। सिकंदर या सानी या सैनिक की उपाधि किसने ली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी को गज सिकंदरी भी कहा जाता है, तो ये उपाधि थी उसकी। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध, चंदावर जो स्थान है ये इटावा के निकट है, और 1194 में पराजित किया और उसकी हत्या कर दी थी मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। नेक्स्ट, जब भारत के विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में कई बार ऐसे संकट आए हैं कि काफी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तो उस समय भारत ने अपने सैन्य यानी सोना को विदेशी बैंकों में रख दिया। तो उस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर राव थे, ठीक है। और 1991 में यानी पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह, इन्होंने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान पड़ता है यानी मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? तो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और खास स्थान का नाम पूछे तो मेहरगढ़। नेक्स्ट है पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और रानी पद्मावती काफी सुंदर रानी थी जिनको देखने की अभिलाषा अलाउद्दीन खिलजी ने व्यक्त की थी कि एक झलक दिखा दो मैं वापस चला जाऊंगा, ठीक है। और जो कि राजा के सम्मान के विरुद्ध था, लेकिन कई प्रक्रियाओं टेक्नोलॉजी के माध्यम से रानी को दिखाया गया था। मत्स्य प्रश्न के लेखक महेंद्र वर्मन है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मत्स्य प्रश्न के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहते हैं, सितार तथा तबला का आविष्कार भी किया था। तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहते हैं, और पटियाली कासगंज में इनका जन्म हुआ था। तबला वादक का आविष्कार भी माना जाता है, और काफी रचनाएं भी रची हैं। तो मित्रों, आज का जो हमारा ये सेशन है 100 से अधिक प्रश्न है, करीब 125 प्रश्न है, जो कि मैंने बहुत ही कम समय में इनको कंप्लीट करवाया है। थैंक यू।